अधीर के बिहेवियर को याद कर रही थी आज कृतिका के लिए। अधीर का व्यवहार बहुत अलग था। आज अधीर ने कृतिका को ना ही घर का काम करने दिया था, साथ ही उसकी केयर के लिए सर्वेंट भी बुलाए, अपने हाथों से खाना खिलाया, उसकी चोट की भी परवाह करी। इतने समय में आज कृतिका को महसूस हुआ कि आराम क्या होता है, वरना पिछले 2 सालों से तो वो लगातार काम ही किए जा रही थी। शायद उसने तो अपने बारे में अपनी चिंता करना ही छोड़ दिया था। अपने आज के दिन के बारे में सोचते हुए कृतिका को सुबह उस सर्वेंट की कही हुई बात याद आती है। वो धीरे से अपना चेहरा अधीर की तरफ टर्न करके उसके सुंदर चेहरे को देखती है, जो चांद की रोशनी में हल्का हल्का विजिबल हो रहा था। कृतिका थोड़े डरते हुए कहती है, आप गुस्सा ना करें तो कृतिका एक सवाल पूछे। अधीर अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहता है, हाँ पूछो। ये रखैल क्या होता है? कृतिका के मुंह से रखैल सुन अधीर अपनी आंखें खोल देता है। उसकी आंखें लाल हो गई थी, जिन्हें अंधेरे में भी देखा जा सकता था। वो सुबह जो दीदी आई थी वो कह रही थी, कृतिका आपकी रखैल है, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपकी रखैल नहीं हूँ। ये रखैल कृतिका अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अधीर गुस्से में कृतिका के मुंह को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है, जिससे कृतिका की एक तेज चीख निकल जाती है, खबरदार जो तुम्हारे मुंह से दोबारा ये शब्द निकली तो मैंने तुमसे थोड़ा अच्छे से बात क्या कर ली, लगता है तुम अपनी औकात भूल गई हो। तुम्हारी क्या औकात है? ये सब अधीर ने इतने गुस्से में कहा था जैसे कृतिका का शरीर कांपने लगा था। अधीर कृतिका के ऊपर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, अब तुमने गलती की है तो सजा तो जरूर मिलेगी। अधीर बिना एक भी पल गवाए अपने होंठ कृतिका के होंठ पर रख बहुत ही रूडली कृतिका को किस करने लगता है। अधीर कृतिका को किस कम और बाइट ज्यादा कर रहा था, जिससे कृतिका को बहुत दर्द हो रहा था। वो अधीर के नीचे दर्द की वजह से छटपटा रही थी, लेकिन अधीर तो सिर्फ अपने गुस्से को शांत कर रहा था। 20 मिनट तक कृतिका को किस करने के बाद अधीर कृतिका के होठों को छोड़ कृतिका की गर्दन और कॉलर बोन पर बाइट और किस करने लगता है। अधीर की बाइट करने की वजह से कृतिका के मुंह से चीख और मौन करने की आवाजें निकल रही थी। कृतिका रोते हुए अधीर के कंधों से पकड़ अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हुए कहती है, आप प्लीज छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। कृतिका वादा करती है वो अगली बार से कोई गलती नहीं करेगी। प्लीज छोड़ दो, कृतिका को बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन अधीर को तो अपने गुस्से में कृतिका की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। कृतिका अधीर के नीचे गिड़गिड़ाए जा रही थी, लेकिन अधीर अपने गुस्से में सब कुछ भूल गया था। कुछ ही समय में अधीर और कृतिका के सभी कपड़े जमीन पर पड़े थे और अधीर बेतहाशा कृतिका को किस किए जा रहा था। अब तक कृतिका ने भी अधीर को रोकने की कोशिश बंद कर दी थी, क्योंकि वो भी अच्छे से जान चुकी थी अब अधीर नहीं रुकेगा। कृतिका की आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे थे, जो कृतिका के गालों से होते हुए तकिए में कहीं खो रहे थे। थोड़े समय बाद अधीर किस करना बंद करके ऊपर आ जाता है। अधीर एक नज़र कृतिका के छोटे से चेहरे को देखता है, जो रोने की वजह से लाल हो गया था। अधीर बिना किसी वार्निंग के अंदर एंटर करता है, जिससे कृतिका की एक तेज आवाज पूरे रूम में गूंज जाती है। साथ ही उसकी आंखों से आंसू और भी तेजी से बहने लगते हैं। अधीर अपने होठ कृतिका को के होठों पर रख उन्हें किस करने लगता है, साथ ही उसका एक हाथ कृतिका को सहला रहा था। धीरे धीरे अधीर अपनी कमर को मूव करना शुरू करता है, साथ ही अधीर अपनी रफ्तार को भी बढ़ा रहा था। अब पूरे कमरे में सिर्फ कृतिका की सिसकियां और अधीर की गर्म सांसों का ही शोर सुनाई दे रहा था। मुंबई ओबरॉय विला। दिन खत्म करने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले गए थे। अबीर भी अपने रूम में बैठा ऑफिस का कुछ ज़रूरी काम कर रहा था। वहीं दिवांशी बेड पर आलती-फालती मारकर बैठी हुई थी। दिवांशी ने भी फ्रेश होकर नाइट वियर पहन लिया था। दिवांशी ने अपने चिन पे हाथ टिकाया हुआ था, साथ ही वो किसी गहरी सोच में थी। अबीर भी अपना काम करते हुए दिवांशी को नोटिस कर रहा था। कुछ समय बाद अबीर अपने लैपटॉप को बंद करके टेबल पर रखता है और धीमे कदमों से चलकर दिवांशी के पास आता है। अभी देवांशी के कान के पास झुक देवांशी के कान में अपनी गहरी सांस को छोड़ता है। देवांशी जो अपनी ही सोच में डूबी हुई थी, अबीर के ऐसा करने पर अचानक से ही देवांशी अपने सेंस में वापस आती है। वो तुरंत अबीर से दूर होकर अपने सीने पर हाथ रख के गहरी गहरी सांस लेने लगती है। देवांशी अबीर को देखती है, जो हल्की सी स्माइल के साथ देवांशी को ही देख रहा था। आपने हमें डराया क्यों? आपको पता है मैं कितना डर गई थी। कहते हुए देवांशी अपना मुंह बना रही थी। रैबिट, तुम्हें मेरे होते हुए किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अबीर हल्का सा दिवानसी की तरफ झुकते हुए कहता है, कह तो ऐसे रहे हैं जबकि सबसे ज्यादा डर तो इन्हीं से लगता है। जब देखो तब अपनी काली काली आंखों से डराते रहते हैं। ये सभी बातें दिवानसी अपने मन में ही अबीर को कोसते हुए कह रही थी। लेकिन आपको पता है हम कितना डर गए थे, हमें लगा हम मर ही जाएंगे। कहते हुए दिवानसी अबीर को देख रही थी। दिवानसी के मुंह से भरने वाली बात सुन ना जाने अबीर को क्यों अच्छा नहीं लगता।
अभीर देवांशी का मुंह पकड़ गुस्से से कहता है, खबरदार, जो तुम्हारे मुंह से मरने की बात भी निकली तो मेरी इजाजत के बिना तुम नहीं मर सकती, तुम्हें जिंदा रहना होगा। अभीर के अचानक गुस्सा करने पर देवांशी भी चौंक गई, लेकिन वो अभीर के हाथ को अपने मुंह से हटाने की कोशिश करते हुए कहती है, प्लीज हमारे मुंह को छोड़ दीजिए, हमें दर्द हो रहा है। देवांशी के बोलने पर अभीर को एहसास होता है कि वो अभी गुस्से में क्या करने जा रहा था। अभीर जल्दी से अपने हाथ को पीछे लेता है, लेकिन अभीर की पकड़ इतनी तेज थी कि देवांशी के गोरे स्किन पर अभीर की उंगलियों के निशान छप चुके थे। अभीर के इस एक्शन ने देवांशी को वापस अभीर से डरने के लिए मजबूर कर दिया था। देवांशी अभीर से डरकर हल्के हल्के बेड पर पीछे की तरफ सरक रही थी। देवांशी को इस तरह अपने आप से डरता देख अभीर को महसूस होता है उसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। अभीर जल्दी से आगे बढ़कर देवांशी को अपनी बाहों में भर लेता है। अभीर के इस तरह गले लगाने से देवांशी और डर जाती है। अभीर धीरे धीरे देवांशी के बैग को रब कर रहा था। रैबिट, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लेकिन अभीर के शांत कराने पर भी देवांशी शांत नहीं होती। देवांशी अभीर की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप हम पर चिल्लाए। रैबिट, शांत हो जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कहते हुए अबीर ने अपनी पकड़ देवांशी के ऊपर और कस दी थी। कुछ समय में देवांशी भी शांत हो गई। अबीर और देवांशी का रिश्ता भी बहुत नाजुक था। देवांशी सबसे ज़्यादा किसी पर भरोसा करती थी तो वो अबीर था। इन बीते कुछ दिनों में अबीर देवांशी के लिए सब कुछ बन गया था, लेकिन आज अबीर का ऐसा बिहेव देवांशी को अबीर से डरने पर मजबूर कर दिया। बहुत देर तक देवांशी को यूं ही गले लगाए रखने के बाद अबीर देवांशी को अपने से अलग कर देवांशी को देखते हुए प्यार से कहता है, अच्छा रैबिट, ये बताओ तुम क्या सोच रही थी? देवांशी अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर हल्के गुस्से में कहती है, नहीं, हम आपको नहीं बताएंगे, आपने हम पर गुस्सा किया था। अबीर को इस समय देवांशी गुस्से में और भी क्यूट लग रही थी। अबीर देवांशी की नाक को हल्का सा पिंच करके कहता है, लेकिन मैंने उसके लिए तुमसे सॉरी भी तो कहा ना। देवांशी अपनी लाल नाक जो अबीर की पिंच करने की वजह से हुई थी उसे सहलाते हुए कहती है, लेकिन आपने पहले मुझ पर गुस्सा किया था। अबीर दोबारा से देवांशी को अपने गले लगाते हुए कहता है, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती है। तुमने जब अपने मुंह से मरने की बात कही तो मुझे ना जाने क्यों गुस्सा आ गया। क्या आपको मेरे होने या ना होने से फर्क पड़ता है? देवांशी ने सवाल अबीर की आंखों में देखते हुए पूछा था। अबीर और देवांशी लगातार एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जहां देवांशी अपने सवाल का जवाब ढूंढ रही थी, वहीं अबीर की आंखों में कई सारे जवाब और एहसास थे जो देवांशी को समझ से बहुत दूर थे। तुम अबीर सिंह ओबरॉय की बीवी हो, और अबीर सिंह ओबरॉय जब एक बार किसी का हाथ थाम लेता है तो वो जिंदगी भर वो हाथ नहीं छोड़ता। अबीर ने देवांशी का सवाल का जवाब तो नहीं दिया था, लेकिन ये वो जवाब नहीं था जिसे देवांशी सुनना चाहती थी। देवांशी अबीर की बाहों से छूटकर अपना मुंह फेर कर बैठ जाती है। अच्छा, अब ये तो बताओ तुम सोच क्या रही थी? अबीर देवांशी का एक हाथ पकड़ उसे वापस खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। नहीं, हम आपको नहीं बताएंगे, ये एक सरप्राइज है। देवांशी अबीर के सीने में अपने सर को छिपाते हुए कहती है, अच्छा, तो ये एक सरप्राइज है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सरप्राइज क्या है? अबीर देवांशी की कमर को हल्का हल्का सहलाते हुए कहता है। अबीर के इस तरह करने से देवांशी को गुदगुदी हो रही थी, साथ ही एक अलग सा एहसास, लेकिन वो फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। कंट्रोल करके कहती है, नहीं, आप नहीं पूछ सकते। अच्छा, तो ठीक है, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, पर मुझे लगता है मुझे तुम्हें एक न्यू लेसन सिखाने की ज़रूरत है। अबीर के मुंह से न्यू लेसन सुन देवांशी के गाल फिर से लाल हो जाते हैं। वो अच्छे से जानती थी अब अबीर क्या करने वाला है। नहीं, मुझे कोई भी न्यू लेसन नहीं सीखना है। आप छोड़िए मुझे, वैसे भी मुझे नींद आ रही है और रात बहुत हो गई है, आपको भी सो जाना चाहिए। कहते हुए देवांशी अबीर की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। अबीर देवांशी की सभी बातों को इग्नोर करता हुआ धीरे धीरे देवांशी की तरफ झुकने लगता है। देवांशी भी धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लेती है। कुछ ही समय में अबीर और देवांशी के होंठ एक दूसरे के होंठों से मिल चुके थे। अबीर बहुत ही सॉफ्ट देवांशी के होंठों को किस कर रहा था। देवांशी के भी दोनों हाथ अबीर के कंधों से लेकर उसके बालों में घूम रहे थे। कुछ ही समय में अबीर को पता नहीं चला कब उसकी सॉफ्ट किस एक पेशेंट किस में बदल गई। किस करते हुए अबीर देवांशी को लेकर धीरे धीरे बेड की तरफ झुकने लगा था। थोड़ी देर बाद देवांशी पीठ के बल बेड पर लेटी थी और अबीर उसके ऊपर था, लेकिन उनकी किस ब्रेक नहीं हुई थी। अबीर के हाथ देवांशी के कपड़ों के ऊपर से ही देवांशी की पूरी बॉडी को सहला रहे थे। बहुत देर बाद जब अबीर और देवांशी को सांस लेने में तकलीफ होती है तो अपनी किस को ब्रेक करके गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं। इस समय अबीर तो जैसे सब कुछ भूल कर सिर्फ देवांशी में ही खो चुका था। अबीर अपने ठंडे होठों को देवांशी की गर्दन पर रखकर वहां रिलैक्स करने लगता है। साथ ही अबीर बाइट और उस जगह को सक भी कर रहा था। अबीर के इस प्यार भरे टच से ना चाहते हुए भी देवांशी के मुंह से आह निकल रही थी, जिन्हें वो कैसे भी करके अपने अंदर ही समेटने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब देवांशी से और कंट्रोल नहीं होता तो उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। देवांशी जल्दी से अपने एक हाथ को मुंह पर रख अपनी आवाज को अपने मुंह में ही रोकने की कोशिश करती है। साथ ही देवांशी का दूसरा हाथ बेड सेट पर कसा हुआ था। अबीर जो सब कुछ भूल कर सिर्फ देवांशी की गर्दन
और कॉलर बोन पर किस कर रहा था। देवांशी की वो प्यारी सी आवाज़ सुन अपना सर ऊपर करके देवांशी को देखता है। अभीर जब देखता है देवांशी ने अपने हाथ से अपने मुँह को बंद कर रखा था। वो प्यार से देवांशी की गाल पर हाथ रख देवांशी की आँखों में देखते हुए अपनी मदहोश भरी आवाज़ में कहता है, रैबिट आई वांट टू हियर योर वॉइस, आई वांट टू हियर द स्वीट वॉइस ऑफ योर। मैं चाहता हूँ तुम अपनी प्यारी आवाज़ में मेरा नाम लो, यू अंडरस्टैंड। अभी ने ये बात इतने सर्टिफिकेट तरीके से कही थी जिसे देवांशी चाहते हुए भी रजिस्ट नहीं कर पा रही थी। देवांशी सिर्फ अबीर की आंखों में देखते हुए अपने सीने पर हाथ रख उन्हें कवर करने की कोशिश करने लगती है। देवांशी का चेहरा शर्म की वजह से लाल हो गया था। अभी देवांशी के दोनों हाथों को पकड़कर देवांशी के सर के ऊपर ठाई कर देता है। अब अबीर देवांशी को साफ-साफ देख सकता था। देवांशी को इस समय अबीर की हरकत से डर लग रहा था। वो आज तक कभी भी किसी के सामने नहीं आई थी और अबीर के सामने ऐसे आने से देवांशी को शर्म आ रही थी। देवांशी अपने सर को ना में हिलाकर अबीर को मना कर रही थी। देवांशी को इस तरह अपनी गर्दन को ना में हिलाती थी। कभी प्यार से झुककर देवांशी के माथे पर किस कर देता है। अबीर के इस एहसास को पाकर देवांशी की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। अबीर देवांशी के कान के पास आकर अपनी सडुकेट वॉइस में कहता है, रैबिट तुम जिसे मुझसे छिपाने की कोशिश कर रही हो उसे मैं पहले ही देख और महसूस कर चुका हूँ, वो भी बहुत गहराई से। अबीर की बेशर्मी भरी बातें सुनकर देवांशी को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हो रहा था। साथ ही अबीर देवांशी के कान को हल्के से बाइट कर लेता है जिससे देवांशी के मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है। अबीर अब वापस से नीचे झुक अपने होंठ देवांशी के विजिबल होते हुए क्लीवेज पर रख देता है। देवांशी भी अब अबीर को रोकने की कोशिश नहीं करती। वो अपनी आंखें बंद करके अबीर जो भी उसे मीठा मीठा दर्द दे रहा था उसे महसूस करने लगती है। कुछ समय बाद अबीर लगातार देवांशी के होठों को किस कर रहा था। देवांशी के हाथ भी अबीर की पीठ पर चल रहे थे। अबीर का एक हाथ देवांशी की कमर पर था तो दूसरे हाथ से वो देवांशी के सीने को सहला रहा था। अबीर अपनी किस को ब्रेक करके अपने होठों को देवांशी के पेट पर रखकर उसे किस और बाइट करने लगता है। देवांशी के हाथ बेडशीट पर कसे हुए थे, साथ ही उसके मुंह से हल्की हल्की आह निकल रही थी। अबीर देवांशी के पेट पर किस करते हुए देवांशी के नवल को बाइट कर लेता है जिससे देवांशी के मुंह से एक चीख निकल जाती है। अबीर और ज़्यादा आगे बढ़ता उससे पहले ही अबीर के मोबाइल रिंग करने लगता है। पहली बार तो अबीर इस कॉल को इग्नोर कर देता है, लेकिन बार बार रिंग होने पर अबीर इरिटेट होकर देवांशी के ऊपर से खड़ा हो जाता है। इस समय अबीर के चेहरे पर गुस्सा और इरिटेशन साफ देखी जा सकती थी, जैसे वो मोबाइल की दूसरी तरफ वाले पर्सन को जान से ही मार देगा। अबीर अपने मोबाइल को कान से लगाता है तो दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है। थोड़ी देर तक रुककर दूसरी तरफ वाले पर्सन की बात सुनने के बाद अबीर बिना कुछ कहे कॉल कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद अबीर वापस बेड पर सोई हुई देवांशी को देखता है जो अपनी आंखें बंद किए हुए वैसे ही लेटी हुई थी। थोड़ी देर तक देवांशी को देखने के बाद अबीर को महसूस होता है देवांशी सो चुकी है, जिसे देख अबीर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अबीर अपने सर को ना में हिलाकर बेड के पास देवांशी के पास ही सो जाता है। अबीर अपना एक हाथ बढ़ाकर देवांशी को अपनी बाहों में भर लेता है। अबीर प्यार से देवांशी के चेहरे को सहलाते हुए कहता है, माई लेजी रैबिट। वही एक बार फिर से देवांशी के माथे पर किस करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। देवांशी भी नींद में ही अबीर के सीने में अपना सर छिपा लेती है। इसी तरह अबीर और देवांशी नींद के आगोश में चले जाते हैं। सुबह के 4 बजे आज देवांशी की नींद अपने आप खुल जाती है। देवांशी बैठकर अपने हाथों को फैलाए जमाए लेते हुए अंगड़ाई लेने लगती है। तभी देवांशी को महसूस होता है कुछ गड़बड़ है। वो अपना सर नीचे करके देखती है तो उसकी अपर बॉडी पूरी तरह से नेक्ड थी। देवांशी जल्दी से ब्लैंकेट उठाकर अपने आप को कवर कर लेती है। देवांशी अपने सर पर जोर देकर रात की बातों को याद करने की कोशिश करती है। देवांशी को याद आता है किस तरह वह रात को रोमांस के बीच में ही सो गई थी। ये याद करके देवांशी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। देवांशी जल्दी से अपने चेहरे को अपने हाथों में छिपा लेती है। देवांशी अपने आप को कोसते हुए कहती है, देवांशी तू ऐसा कैसे कर सकती है? तू भला इस तरह बीच में कैसे सो सकती है? ये तेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि तू कितनी बड़ी आलसी है। देवांशी अपना चेहरा घुमाकर अपने पास सोए हुए अबीर को देखती है तो उसे देखती ही रह जाती है। अबीर के बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे जिनसे वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अबीर के चेहरे को देखते हुए देवांशी को वापस से कल रात की बातें याद आने लगती है, जिन्हें याद कर देवांशी वापस से ब्लश करने लगती है। देवांशी झुककर अबीर के माथे पर एक हल्की सी किस करके जल्दी से बेड से खड़ी होकर बाथरूम में भाग जाती है। देवांशी बाथरूम में मिरर के आगे खड़ी होकर उसने जिस ब्लैंकेट से अपने आप को कवर कर रखा था उसे हटाकर अपनी बॉडी को देखने लगी। देवांशी की अपर बॉडी पर लाल निशान थे जो उनके बीच के इंटेंस मोमेंट की गवाही दे रहे थे। अब देवांशी इन सभी बातों को अपने दिमाग से झटक कर फ्रेश होने लगती है। दूसरी तरफ रूम के अंदर देवांशी के बाथरूम में जाते ही अबीर जो इतने समय से अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रहा था वो अपनी आंखें को बाथरूम के बंद दरवाजे को देखता है। अबीर के हाथ अपने आप ही उसके माथे पर उस जगह चले जाते हैं जहां पर देवांशी ने
उसने किस किया था। अबीर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। थैंक यू। अबीर बाथरूम के दरवाजे को देख प्यार से कहता है। अब अबीर भी बेड से खड़ा होकर अपनी सुबह की जिम करने चला जाता है। अबीर जैसे ही जिम में पहुंचता है, वहां पर शंकर पहले से ही मौजूद था। अबीर और शंकर दोनों एक दूसरे को एक नजर देखने के बाद अपनी अपनी एक्सरसाइज करने लगते हैं। एक्सरसाइज करते हुए ही अबीर शंकर से कहता है, आगे क्या सोचा है। अबीर का सवाल सुन शंकर कुछ समय उसे देखता है, फिर अपनी एक्सरसाइज वापस कंटिन्यू करते हुए कहता है, किस बारे में। तुम भी अच्छी तरह जानते हो मेरी नज़र हमेशा चारों तरफ होती है। फिर एक गहरी सांस लेकर, क्या तुम अपने फैसले को लेकर श्योर हो। और उसके साथ पहले ही बहुत कुछ हो चुका है और उसका भाई होने के नाते मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ और हो, ऐसा हो। शंकर चलते हुए अबीर के सामने आकर खड़ा होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अबीर तुम भी अच्छे से जानते हो मैं एक बार जो फैसला कर लेता हूँ उससे कभी भी पीछे नहीं हटता। शंकर की बात सुन अबीर के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। लेकिन तुझे क्या लगता है रियाज कभी भी इस बात के लिए मानेगा। उसकी चिंता तो मत कर, वो मैं अपने आप देख लूंगा। अच्छा अब चलता हूँ, ट्रेनिंग का समय हो रहा है। शंकर जिम रूम से निकल कर गार्डन में चला जाता है। अबीर भी वापस से अपनी एक्सरसाइज करने लगता है। कुछ समय बाद अबीर अपने कमरे में मिरर के सामने खड़ा होकर रेडी हो रहा था। तभी रूम का दरवाजा ओपन होता है और देवांशी रूम में एंटर करती है। लेकिन देवांशी एक बार भी अबीर को नहीं देखती। वो बिना अबीर को देखे ही अपना काम कर रही थी। लेकिन अबीर की नजर देवांशी पर ही थी। देवांशी को अपने आप को इग्नोर करता देख अबीर देवांशी को आवाज लगाते हुए कहता है, रैबिट इधर आओ। देवांशी जो कल रात की वजह से अबीर को फेस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो अबीर को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अबीर की आवाज़ सुन देवांशी के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। देवांशी धीरे धीरे अपने छोटे छोटे कदमों से चलते हुए अबीर के पास आने लगती है। देवांशी को इतना धीमा चलता देख अबीर कहता है, अगर तुम इस तरह चलोगी तो कल तक भी नहीं पहुंच पाओगी। अबीर की बातों में देवांशी के लिए एक टॉर्च था, जिसे महसूस कर देवांशी तेज तेज कदमों से चलते हुए अबीर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अबीर अपने सामने खड़ी देवांशी को देख रहा था, जो अभी भी उसे नहीं देख रही थी। वो अपना चेहरा झुकाकर खड़ी थी। अबीर अपने हाथों में पकड़ी टाई देवांशी की तरफ करते हुए कहता है, पहनाओ मुझे। देवांशी अबीर के हाथ से टाई लेकर उसे पहनाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन हाइट में छोटी होने की वजह से वो पहना नहीं पा रही थी। अबीर भी अपने चेहरे को नीचे नहीं कर रहा था। वो सिर्फ अपने चेहरे पर स्माइल लेकर देवांशी को देख रहा था। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी देवांशी से चुप नहीं होता, तो अपना चेहरा ऊपर उठाकर गुस्से से अबीर को घूरते हुए कहती है, आप अपना सर नीचे तो झुकाइए, वरना मैं आपको टाई कैसे पहनाऊंगी। लेकिन अबीर अभी भी अपने सर को नीचे नहीं करता है। अबीर को तो देवांशी का गुस्से में लाल चेहरा देखने में मजा आ रहा था। बहुत देर कोशिश करने के बाद देवांशी परेशान होकर अपनी नजर पूरे कमरे में घुमाती है, तो उसकी नजर सोफे पर जाकर रुक जाती है। देवांशी अबीर का हाथ पकड़ अपने साथ खींचते हुए उसे सोफे के पास लाकर खड़ा कर देती है। अबीर भी बिना किसी विरोध के देवांशी के साथ चल रहा था। देवांशी सोफे पर चढ़कर अबीर को टाई पहनाने लगती है। अब देवांशी अबीर के बराबर आ चुकी थी। देवांशी अबीर के गले में टाई बांध रही थी, वही अबीर की नजर देवांशी के चेहरे पर टिकी हुई थी। अबीर अपने हाथ बढ़ाकर देवांशी को उसकी कमर से पकड़ लेता है। अबीर को अचानक कमर से पकड़ने पर देवांशी चौंक जाती है, लेकिन वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। अब अबीर के हाथ धीरे धीरे देवांशी की कमर को सहला रहे थे, जिससे देवांशी की पूरी बॉडी सिहर रही थी। देवांशी जल्दी से अबीर को टाई बांध कर अबीर से दूर होकर ड्रेसिंग टेबल पर सामान को अरेंज करने लगती है। अबीर जब मिरर में अपनी टाई को देखता है, तो देवांशी ने बड़े ही अलग तरीके से अबीर की टाई को बांधा था, जो दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। अबीर देवांशी को पीछे से अपनी बाहों में भरकर अपनी चिन को देवांशी के कंधे से टिका देता है। देवांशी अपना सर उठाकर मिरर से अबीर को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। देवांशी अबीर के हाथों को अपने पेट से हटाने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़िए क्या कर रहे हैं, मुझे बहुत काम है। तुमने टाई तो बहुत अच्छी बांधी है वाइफी, आज से रोजाना तुम ही मेरी टाई बांधा करोगी। अबीर देवांशी की गर्दन को स्नैप करते हुए प्यार से कहता है। वही देवांशी जो अबीर की हरकतों की वजह से सिहर रही थी, अबीर के मुंह से अपने लिए वाइफी सुन देवांशी के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। उसके पेट में अचानक ही उसे तितलियां उड़ती हुई महसूस होने लगती है। अबीर देवांशी को पलट कर अपनी तरफ घुमाता है। वो देवांशी के चिन पकड़ देवांशी के चेहरे को ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अच्छा अब बताओ मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी। अबीर की बात सुन देवांशी अपना चेहरा घुमाकर हकलाते हुए कहती है, वो हम आपको इग्नोर नहीं कर रहे थे। अच्छा अगर तुम मुझे इग्नोर नहीं कर रही थी तो क्या कर रही थी। देवांशी जल्दी से अपना मुंह फुलाकर, हम आपको इग्नोर नहीं कर रहे थे, बल्कि हम तो आपसे नाराज थे। वैसे वाइफी तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज रहने लगी हो, और तुम नाराज किस बात पर हो। अभय देवांशी के फुले हुए गाल को खींचते हुए कहता है। देवांशी अपने गाल जैसे अभी 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 ने खींचा था उसे सहलाते हुए गुस्से में, मुझे दर्द हो रहा है अभी। फिर अपने गले को दिखाते हुए, और आप पूछ रहे थे ना मैं गुस्सा क्यों हूँ, तो जरा इन निशानों को देखो, अब मैं सबके सामने कैसे जाऊंगी, सभी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अभीर देवांशी के गाल पर हाथ रख उसे सहलाते हुए कहता है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मिसेस अभीर सिंह ओबरॉय से सवाल कर सके।
फिर अपने चेहरे पर एक नटखट स्माइल लेकर, मैंने तो तुम्हें और भी जगह बाइट किया था, उन जगहों पर भी तो निशान होंगे, ज़रा उन्हें भी तो दिखाओ। अबीर की बात सुन देवांशी अबीर के सीने पर हाथ रख धक्का देते हुए कहती है, छी आपको शर्म नहीं आती? कैसी बातें कर रहे हैं? हटिए, मुझे नीचे जाना है। सभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। देवांशी अब अबीर पर ध्यान दिए बिना सीधे ही रूम से बाहर निकल जाती है। अबीर भी देवांशी के पीछे मुस्कुराता हुआ रूम से बाहर चला जाता है। डाइनिंग एरिया में सभी एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। देवांशी सभी को ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। अबीर भी आकर अपनी चेयर खींचकर उस पर बैठ जाता है। देवांशी अबीर को भी ब्रेकफास्ट सर्व करके जल्दी से वहां से जाने लगती है, लेकिन अबीर देवांशी का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए अपने बगल वाली चेयर पर बैठने का इशारा करता है। अब देवांशी को भी ना चाहते हुए अबीर के पास वाली चेयर पर बैठना पड़ता है। देवांशी के बैठते एक मेड जल्दी से आकर देवांशी को खाना सर्व करती है। सभी लोग एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी दादाजी अपनी भारी आवाज में कहते हैं, अबीर तुम आज के इवेंट में कब तक आओगे? अबीर अपना ब्रेकफास्ट करते हुए शांत चेहरे के साथ कहता है, दादाजी ऑफिस में जरूरी काम होने की वजह से मैं सीधा ऑफिस से शाम को इवेंट में पहुंच जाऊंगा। अबीर का जवाब सुन दादाजी आयशा से पूछते हैं, आयशा बेटा क्या सभी तैयारियां हो गई है? देखना कोई गड़बड़ ना हो पाए, ये इवेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। आयशा चेहरे पर एक स्माइल के साथ कहती है, जी दादू सभी तैयारियां हो गई है और आप देखना कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। दादाजी सिर्फ अपना सर हिला देते हैं। आज बहुत ही खास दिन था। आज का इवेंट ओबरॉय इंडस्ट्रीज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। ओबरॉय इंडस्ट्रीज हर साल एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती थी, जिसमें ओबरॉय इंडस्ट्रीज के साथ कई और बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाया जाता था। साथ ही कॉलेज स्टूडेंट को भी इनवाइट किया जाता था। ये सभी कंपनियां कॉलेज स्टूडेंट को उनकी काबिलियत के अनुसार जॉब ऑफर करती थी। ये एक तरीके से यूथ की भलाई के लिए कैंपेन की तरह था, जिसमें आज पूरी ओबरॉय फैमिली जाने वाली थी। अबीर और बाकी सभी अपना ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद ऑफिस के लिए चले जाते हैं। दादाजी भी किसी जरूरी काम से घर से चले जाते हैं। अब घर में सिर्फ लेडीज ही थी। यूरोप अधीर ने ना जाने रात की किस पहर कृतिका को छोड़ा था। अधीर तो कृतिका को छोड़ तुरंत ही नींद की आगोश में चला गया था। कृतिका भी रोते रोते ना जाने कब सो गई। सुबह के 5 बजे अपने डेली रूटीन के हिसाब से कृतिका की नींद खुल जाती है। कृतिका धीरे से जब अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नजर सीलिंग पर जाती है। कुछ पल सीलिंग को देखने के बाद कृतिका अपना सर घुमाकर अपने साइड में सोते हुए अधीर को देखती है, जो पेट के बल कृतिका से अपना चेहरा फेर कर सोया हुआ था। अधीर को देख कृतिका को वापस से अधीर ने उसके साथ कल रात जो किया था वो याद आता है, जिसे याद कर कृतिका के चेहरे पर एक दर्द भरी स्माइल आ जाती है। कृतिका कल अधीर को अपने लिए व्यवहार को देखकर कुछ पल के लिए भूल गई थी कि अधीर की जिंदगी में उसकी क्या अहमियत है। वो तो सिर्फ उसकी एक गुलाम है। कृतिका अब धीरे से बेड से खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन वो जैसे ही अपने शरीर को हिलाती है, उसके शरीर में दर्द की एक तेज लहर दौड़ जाती है। कृतिका की आंखों से एक बार फिर से आंसू गिरने लगती है, लेकिन कृतिका अपना दर्द इग्नोर करके बेड से खड़ी होकर जमीन पर पड़े अपने कपड़ों को उठाकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़े समय बाद कृतिका नीचे आती है और अधीर के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने लगती है। कृतिका के नीचे जाने के बहुत समय बाद अधीर की नींद खुलती है। वो अंगड़ाई लेते हुए बैठ जाता है। तभी अधीर को कुछ महसूस होता है। वह जल्दी से अपना सर घुमाकर अपने साइड में देखता है, लेकिन कृतिका को वहां नहीं पाता है। अधीर जल्दी से बेड से खड़ा होकर जमीन पर पड़ा अपना ट्राउजर पहनता है। अधीर सबसे पहले बाथरूम और फिर बालकनी में चेक करता है, लेकिन कृतिका को वहां भी ना देख अधीर अपने रूम से बाहर निकल जाता है। अधीर नीचे लिविंग एरिया में आकर कृतिका को देखता है। कृतिका डाइनिंग एरिया की सफाई कर रही थी। वो एक सर्वेंट पास ही में खड़ी कृतिका को ये सब करने से मना कर रही थी, लेकिन कृतिका ने उसको पूरी तरह इग्नोर किया हुआ था। अधीर गौर से कृतिका को देखता है तो पूरी तरह से पसीने से भीगी हुई थी। उसके हाथ में सफाई करने वाला कपड़ा था। साथ ही कृतिका के पैरों में हल्की स्वेलिंग आ गई थी। साथ ही वो चलते समय अंगड़ाई ले रही थी। कृतिका को यूएस तरह देख अधीर को एक बार फिर से बहुत तेज गुस्सा आता है। वह यहाँ इस लड़की की चिंता में परेशान हो रहा था और यहाँ ये लड़की बिना अपनी सेहत पर ध्यान दिए काम कर रही थी। अधीर गुस्से में कृतिका की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। कृतिका के पास मौजूद सर्वेंट जैसे ही अधीर को देखते हैं, वो अपना सर झुकाकर अधीर को ग्रीट करती है, लेकिन अधीर उसे इग्नोर करता हुआ सीधा कृतिका की तरफ जा रहा था। कृतिका के कानों में जैसे ही उस सर्वेंट की आवाज आती है, वो पलटकर पीछे देखती है। कृतिका अधीर को देख अपना सर झुकाकर ग्रीट करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मास्टर। कृतिका अभी आपके लिए नाश्ता लगाती है। अधीर कृतिका की बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो सिर्फ कृतिका को देख रहा था। अधीर धीरे से अपना हाथ कृतिका के चेहरे की तरफ बढ़ाता है। कृतिका जैसे ही अधीर को अपनी तरफ हाथ बढ़ाता देखती है, वो डर जाती है। उसे लगता है अधीर उसे पनिशमेंट देगा। अधीर डर से तुरंत एक कदम पीछे हो जाती है। अधीर जो बस कृतिका को छूना चाहता था, उसकी इस एक्शन को देख वो अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेता है। उसे याद आ रहा था किस तरह कल कृतिका उसे बातें कर रही थी, उसे अपने बचपन के बारे में बता रही थी, लेकिन आज कृतिका वापस से पहले की तरह हो गई थी। अधीर अपना हाथ वापस खींचकर गुस्से से वापस अपने रूम में चला जाता है। आधे घंटे बाद अधीर तैयार होकर बिना ब्रेकफास्ट किए ही विला से बाहर चला जाता है। कृतिका बस डाइनिंग एरिया में खड़ी गुस्से में अधीर को जाते हुए देख रही थी। इंडिया मुंबई बहुत सारी
कार्स ओबरा इंडस्ट्रीज के बाहर आकर रुकती है। एक गार्ड जल्दी से आकर बीच वाली कार का दरवाज़ा खोलता है, जिसमें से अबीर अपने कोट को सही करता हुआ बाहर निकलता है। अबीर के पीछे ही रियांश, रुद्र और शंकर भी अपनी अपनी कार से बाहर आते हैं। बाहर खड़े सभी गार्ड्स और एम्प्लॉय उन्हें ग्रीट करते हैं, लेकिन वो सभी को इग्नोर करके अपनी प्राइवेट लिफ्ट से होते हुए टॉप फ्लोर पर चले जाते हैं। अबीर के कैबिन में सभी बैठे हुए थे। अबीर शाम को होने वाले फंक्शन के लिए सिक्योरिटी के बारे में रियांश से ऑडिट ले रहा था। रियांश भी अबीर को सब कुछ बता रहा था। ओके, सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ा दो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। साथ ही लोगों के बीच में नॉर्मल ड्रेस में हमारे गार्ड्स को रखना। साथ ही जिस भी आदमी पर शक हो उस पर कड़ी नज़र रखना। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। रियांश अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है। अबीर, शंकर और रुद्र को देखकर सभी के ऊपर अपनी नज़र अच्छे से बनाए रखना, समझ गए? अब जाओ। वहीं तीनों भी अबीर के कैबिन से चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद अबीर अपने सर को पीछे सीट से टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। रियांश, शंकर और रुद्र भी अपने कैबिन में जा रहे होते हैं। तभी मैनेजर रियांश के पास आकर उसके हाथ में एक फाइल देते हुए कहता है, सर, आपके कहे अनुसार आपके असिस्टेंट के लिए सभी कैंडिडेट्स में से कुछ लोगों को चुन लिया है। ये उनमें से कुछ कनाडा है जो इस समय कंपनी के रिसेप्शन में इंतजार कर रहे हैं। आप किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि वो आज से ही काम शुरू कर सके। रियांश अपने लिए असिस्टेंट रख रहा है। ये सुन रुद्र हंसते हुए कहता है, रियांश भाई, आप खुद अभीर भाई के असिस्टेंट हो और आप अपने लिए असिस्टेंट रख रहे हो। हाँ रियांश, भला तुझे असिस्टेंट की क्या ज़रूरत पड़ गई? कहीं ऐसा तो नहीं तो अपनी जॉब छोड़ रहा है? अगर ऐसा है तो मैं तुझे अपना असिस्टेंट रख सकता हूँ और सैलरी भी अच्छी होगी। शंकर भी रियांश का मजाक बनाते हुए कहता है। रियांश गुस्से से उन्हें घूर कर, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। तुम जानते नहीं हो मुझे कितना काम रहता है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए एक असिस्टेंट रख लूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रियांश अपने कैबिन में चेयर पर बैठा हुआ उस फाइल को देख रहा था। वही वो मैनेजर रियांश के सामने खड़ा था। रियांश उस फाइल में कैंडिडेट को देख रहा था। तभी रियांश की नज़र एक प्रोफाइल पर जाकर रुक जाती है। रियांश आंखों में चमक उस रिज्यूमे को घूर रहा था। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।